जीवों में जनन नामक चैप्टर के अंत में मैंने आपसे कहा था कि मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करूंगा। तो इस अपने अंतिम लेक्चर में मैं जीवों में जनन नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें आपके लिए लाया हूं और इसको आप ध्यान से देखेंगे। हम इसको समझा रहे हैं एक एक प्रश्न, जितने प्रश्न मैं इसमें इंक्लूड किया है। तो पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? क्यों क्लोन कहा जाता है? सिंपल सी बात है, आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? जो आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से एक समान हो। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक की आकारिकीय रूप से एक समान होता है, इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। ठीक है, बाहर से देखने में और अंदर अर्थात इसके डीएनए, इसके आनुवंशिक जो पदार्थ होते हैं, क्रोमोसोम्स एक समान होते हैं। एक भाषा में मैं इसको समझा सकता हूँ। मान लीजिए ये जो है मदर सेल है, ये मदर सेल जिससे दूसरा, इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है। तो सिस्टर जो सेल बनेगा, जो सेल बनता है उसको सिस्टर कहते हैं, सिस्टर सेल, और इसका भी जो गुणसूत्र होगा 2n ही होगा, 2n होगा। तो इस प्रकार से जो है क्लोन इसको कहेंगे। देखिए सेम है, ये सेम है, ये सेम है, इसका मॉर्फोलॉजी देखने में सेम। अगला है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों? लैंगिक जनन क्रिया जनन की अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन में नर मादा में होता है, जिससे जीवों में आनुवांशिक विविधताओं का विकास होता है। आनुवांशिक विविधताओं का विकास होता है लैंगिक जनन से। तनावपूर्ण परिस्थितियां में उत्तरजीविता का लाभ है, अर्थात तनावपूर्ण परिस्थिति में जीवित रह सकता है और इसे क्रमागत विकास में भी योगदान होता है। लैंगिक जनन का क्रमागत विकास में भी योगदान होता है। विकास का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान पैदा हो गया ना, कोई पौधा बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला हो गया, इस तरह से जो है ये लैंगिक जनन के बाद प्राप्त होता है। अगला है, जीवों में जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं? एक देखिए, जीव जनन कैसे करते हैं। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप से क्रम से, जिसे परिवर्धन कहते हैं, पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इस कारण यह प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर एक नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। हाइड्रा में कुछ प्राणी पुनरुद्भवन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो ये जनन कैसे होता है ये बताया गया है। अगला है, लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों? इस कथन को आप विस्तृत बताएंगे। लैंगिक जनन में विपरीत लिंग वाले भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन वाले जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनकों के आसपास समरूप नहीं होते, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यह विभिन्नता युग्मक निर्माण के समय होने वाली अर्धसूत्री जीनी विनिमय, गुणसूत्रों के पृथक और युग्मकों के यादृच्छिक संलयन, रैंडम फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। देखिए, इसके कारण उत्पन्न होती है जो लैंगिक जनन है। ये विभिन्नताएं जीव को बदले वातावरण में सफल उत्तरजीविता और संभावनाओं को प्रदान करती हैं। लैंगिक जनन प्रायः अच्छे अवसर ही प्राप्त कराता है। हानिकारक लक्षण धीरे धीरे समष्टि से विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन पर्यावरण की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लक्षणों का चुना जाना अच्छा हो या खराब पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। कुल मिलाकर लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप
उत्पन्न संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। आप समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन से प्राप्त संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके जेनेटिक पैटर्न में चेंजेज आ जाते हैं और अनुकूलित बना देता है, जो है विपरीत वातावरण के अनुकूलित बना देता है। अगला है 5वां क्वेश्चन देखिए, जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन अधिक श्रेष्ठ है। और ये लाभ देखिए, पहला, लैंगिक जनन में शुक्राणु, अंडाणु, संयोजन और डीएनए द्वारा पैतृक वर्तमान पीढ़ी के सदस्य हस्तांतरित होते हैं। ये जीवित रहने के अधिक शक्तिशाली होते हैं। लैंगिक जनन में एकल डीएनए होने के कारण जीवित रहने की संभावना कम होती है। पहली तो जीवित रहने की संभावना डीएनए, दूसरा पॉइंट है डीएनए दोनों आकृतियों का अंतर अवश्य होता है, जिसके परिणामस्वरूप नई पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित विभिन्नता अवश्य दिखाई देती है, जबकि लैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती। यदि उसमें किसी कारण से भिन्नता आ जाती तो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन उद्विकास के बहुत सहायक होते हैं, विद्य विकास, जबकि अलैंगिक जनन विद्य विकास के सहायक नहीं होते। विद्य विकास जो हम भविष्यवाणी करते हैं कि आगे क्या होगा, कैसा जीव होगा, ये सब जो है लैंगिक जनन के कारण होता है। अगला है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की चित्र द्वारा प्रस्तुत करिए। प्लेनेरिया का देखिए चित्र है, इसमें होता क्या है, इसको कई भागों में हम खंडित कर देते हैं और फिर जो है इसके अंदर कोशिकाएं विकसित कर कोशिकाएं डिवीजन करने की क्षमता होती है इन कोशिकाओं में, और जो डिवीजन होकर, जैसे इसको 3 भाग में 1 2 3, देखिए 1 2 3 और फिर ये 1 2 3, ये जो है प्लेनेरिया बन गया, टुकड़ा अलग कर दिया। इस टुकड़ा अलग करने पर इसमें विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो इस उसी तरह कुछ पौधे भी हैं, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा है, ये इस तरह का। अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए इसमें लिखा हुआ है अलैंगिक लैंगिक जनन में अंतर। पहला है, इस क्रिया में एक कोशिका अथवा एक ही जनक से उत्पन्न होते हैं। ये 2 कोशिकाओं 2 युग्मकों से होता है। जनक पूरा शरीर और एक कोशिका का प्रवर्धन जनन इकाई हो सकती है। इसमें जनन इकाई युग्मक गैमिट होते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं। इस प्रक्रिया में संतत आनुवांशिक रूप से समान होता है और इसमें संतत आनुवांशिक रूप से भिन्न होता है। ठीक है। अगला है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। महत्वपूर्ण है, जननांग का निर्माण नहीं होता, इसमें जननांग का निर्माण होता है। ये हो गया। अगला है 8वां क्वेश्चन, बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन का अर्थ क्या है? बाह्य निषेचन, जब नर मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर से बाहर होता है, अच्छा, इस संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक में नर और मादा दोनों संभोग करते समय अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडों को पानी में ही निषेचित करता है। मेढक का एग्जाम्पल है, बढ़िया। दूसरा, बाह्य निषेचन अंडाणुओं को आंतरिक सुरक्षा अनुपस्थित के कारण नष्ट होने के अधिक चांस होते हैं, नष्ट होते हैं ज़्यादा, और निषेचता हुई अंडाणु निषेचित हो सकते हैं। मादा अधिक अंडाणु उत्पन्न करती है। आंतरिक निषेचन, इसमें बहुत से जीव हैं, इसमें कुत्ता, बिल्ली, गाय, कीट, मनुष्य, सरीसृप, इसमें स्तनधारियों आदि नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर के अंदर छोड़ते हैं और शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित कर देते हैं। ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला है, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? क्यों जनन अनिवार्य है? जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति निरंतरता बनाए रहती है। जनन जीवों के अमृत में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु, वयता, वे जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है।
जनने से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या करना है किशोराचरण, प्रजनक चरण और जीर्णता। इसमें किशोराचरण सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पूर्व एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं और इसके पश्चात वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों का किशोराचरण कहते हैं। अगला है प्रजनक चरण। किशोरा अवस्था और कायिक अवस्था समाप्त होने के प्रजनक चरण समाप्त होने के पश्चात प्रजनक चरण आता है और जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है। पौधे इस अवस्था को स्पष्टतः पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधे में पुष्पन फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में अनेक शारीरिक एवं शारीरिक आकार की परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में लगभग होती है। जीर्णता अवस्था क्या है? यह जीवन चक्र की अंतिम तथा तीसरी अवस्था है। प्रजनन आयु समाप्त को जीर्णता चरण या जीर्णता अवस्था प्रारंभिक अवस्था माना जाता है कि प्रारंभिक अवस्था। इस चरण में उपापचय क्रियाएं मंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है, शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं, अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला है जू स्पोर्स, अलैंगिक चल बीजाणु जिसको कहते हैं, जू स्पोर्स को, और युग्मनज में भेद क्या है, अंतर क्या है? जू स्पोर्स पहले देख लीजिए। जू स्पोर्स यह नग्न चल कसाब युक्त संरचना जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जनक कोशिकाओं जीवद्रव्य सूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह अग्रभाग कसाब जल में तैरते हुए सहायक होते हैं, जल बीजाणु धानी में बनते हैं। यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास, इसमें देखिए, इसमें जो है इस तरह की रचना होती है। यह एक कसाब फ्लैजेला जिसको कहते हैं, ये जो है जू स्पोर्स हो गया। जू स्पोर्स। अगला है जाइगोट। लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा युग्मकों के निषेचित और युग्मनज कहलाती बनती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल इसमें मेल फीमेल दोनों बनते हैं। ये जाइगोट है। युग्मनज बनता है, इसको जाइगोट कहते हैं। ठीक है, जैसे इस पर और इसका जैसे हुआ। ये जो है आपस ये मिलते हैं, युग्मनज बन जाता है जाइगोट। अगला है प्रत्येक पुष्प जानिए और यन के। अब इसमें क्या है संख्या? अंडाशय में क्या होगा, परागकोश में क्या होगा? इसमें देखिए अंडाशय में 2n होगा, परागकोश में 2n होगा, और ओवा में 1, पॉलन ग्रेन में n, नर गैमेटोफाइट में n, जाइगोट में 2n और मिलने से 2n बनता है। जू स्पोर्स युग्मनज में भेद, ये तो हमने बता दिया, डबल हो गया। अब आगे आता है युग्म और भ्रूण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, युग्म जनन गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट फॉर्मेशंस होता है, सूत्री विभाजन होता है। शुक्र जनन
एक अंड जनन होगा और दूसरा शुक्र जनन हो। शुक्र जनन से शुक्राणु बनता है, अंड जनन से अंडक या ओवक बनता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोट जब दोनों आपस में मिलते हैं जाइगोस, और फिर सूत्री विभाजन द्वारा जो है निषेचन, निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। भ्रूणोद्भव के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है, जैसे युग्म जनन, फर्टिलाइजेशन और सिगमेंटेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये क्रियाएं जो है एम्ब्रियोजेनेसिस में होती है। इग्मोजेनेसिस, युग्मक, गैमेटोजेनेसिस में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और एंडोजेनेसिस होती है। अगला है एक पुष्प पश्चात परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। परिवर्तन, इसमें देखिए क्या क्या बनता है। पुष्प में बहुत सारे जो है होते हैं पुष्प। व्याख्या कीजिए इसमें। पर्णवृंत, उससे बीजवृंत बनता है। अध्यावरण, बाहर के आवरण से अंडद्वार से बीज द्वार बनता है। न्यूक्लियस, बीज का प्राय नष्ट हो जाता है कभी कभी भोजन संचित करके। पेरी स्पर्म बनाता है। और भ्रूणपोष, एम्ब्रियोसैक, अंड सेल्स और भ्रूण बनाती है। सहायक सिनर्जिस्ट कोशिका नष्ट हो जाती है और एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती है। भ्रूणपोष, ध्रुवी से भ्रूणपोष बनता है। लिंगी, आसपास दो लिंगी और इनके अपने सहायक से स्थानीय नाम पता करें। ये जो है एक नर, दोनों स्त्री केसर पाए जाते हैं और उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प सामान्य वैज्ञानिक नाम, जैसे एक ही पुष्प में मादा और मेल और फीमेल दोनों पाया जाता है, नर। तो जैसे गुलाब, रोजा हाइब्रिडा, कुमुद, निम्फे लोटस, सूर्यमुखी, हेलियंथस एनस, गुड़हल, हाइबिस्कस, रोजा साइनेसिस, सरसों, वृश्चिका निग्रा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, कुकुरबिटा पादप के कुछ पादपों की जांच करें और पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप अन्य एक लिंगी पौधों के नाम जानते हैं? कुकुरबिटा देखिए पौधा है, इसकी संरचना एंथर यूनाइटेड होता है, निरूपित। पुंकेसर, पंखुड़ियाँ चमकीली पीले रंग की होती है। पुष्पों में मादा जनन संरचनाओं के निरूपित वाला स्त्रीकेसर उपस्थित होता है। ये देख लीजिए। पिस्टिल इस तरह से दिखाई देगा, स्टेमन इस तरह से दिखाई देगा। तो ये कुकुरबिटा के पौधे के पुष्प का वर्णन, जिसमें एंथर और पिस्टिल, ये फीमेल है और ये मेल है। कैसे पुष्प में क्या विशेषता होती है इसको प्रदर्शित किया है। बच्चों, आपको हमने इस लास्ट अंतिम लेक्चर में जीओ में जनन नामक चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया है और जिसको समझाया है। आप, हम समझते हैं, समझ गए होंगे। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पर और इसका अध्ययन याद कर लीजिएगा। जो समझ में नहीं आती है बातें, उसको आप जो है हमारे YouTube चैनल पर क्वेरीज, अपने डाउट्स अवश्य लिखेंगे। और यदि कोई और प्रश्न आपको जिसका उत्तर नहीं मिल रहा हो, उसका उत्तर जानना है, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उस पर अपने क्वेरीज वहाँ पर उल्लेख करने के लिए रहता है, उल्लेख करेंगे और इसके बाद मैं आपको उसका आंसर आपको पुनः दूंगा। धन्यवाद।